Hello guys, welcome to Dr. Ravi Science World. So today we are going to start our next chapter, chemical kinetics. बहुत सारी क्वेरीज आई केमिकल काइनेटिक्स से, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है बेटा? केमिकल काइनेटिक्स वी हैव स्टडीड इन फिजिक्स. काइनेटिक्स मतलब कि रेट के बारे में बात करते हैं, स्पीड के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं. लेकिन जब भी मैं रिएक्शन की बात करता हूँ तो रिएक्शन के टर्म्स में वी नो दैट वी यूज टू हैव अ रिएक्टेंट एंड वी यूज टू हैव अ प्रोडक्ट. एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है. तो केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है? ये मुझे केवल बताता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि मेरी रिएक्शन कितना टाइम ले रही है कंप्लीट होने के लिए, या मैं कहूँ कि मेरा कितना परसेंट रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, या कितने परसेंट रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा रेट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. It can be, so rate is nothing but is the change in the concentration of the reactant or the product with respect to time. So अब रेट भी जो है ना, मेरे पास दो तरह के होते हैं बेटा. एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट का मतलब एक रिएक्शन हो रही है और उसका मैं फाइनली क्या रेट निकाल रहा हूँ, भाई कितना टाइम लग गया इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए. सो दिस एवरेज रेट कैन बी रिटन एज माइनस डी आर अपॉन डी टी और प्लस dp अपॉन dt अगर मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट R है और प्रोडक्ट P है. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इक्वल टू का साइन लगाया लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगाया और यहाँ पॉजिटिव लगा. हाउ दिस बोथ कैन बी इक्वलेंट, कैसे बराबर हो सकते हैं ये? तो समझना ध्यान से कि मेरा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से बढ़ रही है. तो मुझे पता है जब मैं इस चेंज को लिखूंगा इट विल बी रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल डिवाइड बाय dt एंड इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल डिवाइड बाय dt. अब देखिए मेरी फाइनल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और पहले ज्यादा होगी तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा. वो नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव बना लेगा. और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ये अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा. सो द नेगेटिव साइन डजंट इंडिकेट कि इट इज डिक्रीजिंग और समटाइम इट इज जस्ट सेइंग कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए हम नेगेटिव लगा के उसको ओवरऑल पॉजिटिव बना देते हैं. दूसरा रेट आता है, इसको हम लोग एवरेज रेट कह सकते हैं, AVERAG एवरेज रेट. एक आता है इंस्टेंटेनियस रेट, जो इसलिए एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्वेश्चन से, ठीक है. इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट, मेरे पास कोई रिएक्शन चल रही है, ए से बी या सी बना रहा है, ठीक है. मैं कहूँ कि 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद मेरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. जब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो उसको मैं इंस्टेंटेनियस रेट कहता हूँ. तो इंस्टेंटेनियस रेट इज नथिंग, इट इज अ रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब मैं किसी रेट की बात करता हूँ तो वो मेरा क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है. अब इसके अंदर क्या है बेटा, एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन ओवर दिस बेसिक फॉर्मूला. इससे पहले मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता देता हूं. सपोज मैं कहता हूं A मोल्स ऑफ A है, B मोल्स ऑफ B है और ये C मोल्स ऑफ C बना रहे हैं. तो इसका जो रेट होगा इट विल बी -1 अपॉन A dA अपॉन dt -1 अपॉन B dB अपॉन dt और +1 अपॉन C dC अपॉन dt. जो आगे लिखे हुए स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स हैं, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स, वो रेसिप्रोकल में आ जाएंगे, ध्यान रखना.
ये इंस्टेंटेनियस रेट के केस में हम लोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें रेट निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना, कई बार ना स्पेसिफाइज नहीं करते हैं कि आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है या एवरेज रेट निकालना है। तो आपने सिंपल ध्यान रखना है कि आप ये वाला मेथड लगाएंगे और आपका आंसर इजीली निकल आएगा। सो व्हाट वी विल से, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेट इज नथिंग बट इज द 1/a dA/dt, 1/b dB/dt, 1/c dC/dt। यहाँ पे और यहाँ पे मेरा माइनस क्यों आया है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेरी टाइम के हिसाब से क्या होती रहती है, कम होती रहती है। नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा उसका यूज करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इफ देयर इज अ रिएक्शन जिसमें N2 + 3H2 कंबाइन करके 2NH3 बना रहा है सपोज, और मैं कहता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ N चेंजेस फ्रॉम 10 मोल टू 5 मोल इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। मैं कहता हूँ ये 10 मोल से, या इसकी प्रॉपर अगर कंसंट्रेशन लिखूं 10 मोल पर लीटर टू 5 मोल पर लीटर जा रहा है, कितने में, 10 सेकेंड्स में जा रहा है। एक तो तुमसे पूछेंगे फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, ये दो चीज बताओगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। मुझे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दी तो नाइट्रोजन की टर्म्स में पहले मैं रेट निकालूंगा। सो माय रेट विल बी इक्वल टू माइनस dN2/dt और माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज 5 - 10/10, इट विल बी इक्वल टू 5/10 और इट विल बी 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज माई रेट। अब मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन और द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अब देखो ध्यान रखना, मुझे ये निकालना है dNH3/dt, ये फाइंड आउट करना। अब एज पर द रिएक्शन मुझे ये पता है कि रेट इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। अब रेट मैंने निकाल लिया, dNH3/dt मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 0.5 विल बी इक्वल टू dNH3/dt और फाइनल आंसर विल बी dNH3/dt विल बी इक्वल टू 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर मैं देखूँ नाइट्रोजन जो डिकम्पोज हो रहा है या नाइट्रोजन जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो हो रहा है 0.5 के हिसाब से, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इतना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इतना है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हारी एक्सरसाइज के अंदर भी एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व दैट। सो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा बेटा कि मेरा रेट किसके ऊपर था, रेट जो था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के हिसाब से मेरा चेंजेस हो रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक मेरा क्या कहता है, अगला टॉपिक मुझे बताता है कि भैया मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करता हूं बेटा, तो अगर मेरी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा है तो रेट मेरा फास्ट होगा, जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी मेरा रेट भी स्लो होता जाएगा। दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो हम इधर क्वेश्चन आता है हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो वी कैन से एज long as the concentration of reactant is high, rate will be faster, and as long as it is getting reduced it will go on decreasing. दूसरा फैक्टर आता है मेरा बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है हम दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं और वो दो मॉलिक्यूल हम अलग अलग नेचर के यूज कर लेते हैं।
अगर अलग अलग नेचर के यूज करेंगे ना तो क्या होगा, किसी का बॉन्ड टूटना है, किसी का फ्रेम होना है, वो उसके अंदर सोल्यूबल होगा नहीं होगा, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, दोनों ही पोलर ले लिए या दोनों ही नॉन पोलर ले लिए, ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर देम टू कॉप विद इन, मतलब बहुत इजीली रिएक्ट कर, मतलब दो सेम नेचर वाले मॉलिक्यूल्स लेके रिएक्ट कराएंगे तो जल्दी रिएक्शन होगी, रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर मैं ऐसे करता हूँ कोई अलग अलग नेचर के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ तो थोड़ी मेरी रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। सो आई कैन से कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो वेरीज। तीसरा मैं बात करता हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं चाहे एंडोथर्मिक की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही करेगी जब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा। और जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा मेरी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती जाएगी। एंड देयर इज अ स्टेटमेंट दैट with 10 degree rise in temperature, rate almost doubles। मतलब कि अगर मैं केवल 10 डिग्री भी टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज कर देता हूं तो रेट लगभग दुगना हो जाता है या दुगना ही हो जाता है, हम ये कहते हैं। चौथा आता है मेरे पास कैटलिस्ट। जब मैं कैटलिस्ट की बात करता हूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ओवर द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड वी हैव स्टडीड लोअर क्लासेस। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी भी रिएक्शन में जब हम डालते हैं वो रिएक्शन को केवल रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, खुद का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, दैट इज इट जस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन द रिएक्शन। वो केवल एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, फास्ट होने की वजह से हमारा रेट बढ़ जाता है। ठीक है, सो कैटलिस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द रिएक्शन। एंड लास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रिएक्शंस को रिएक्ट करने में मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फास्टली रिएक्ट करेंगे दूसरे के साथ। लार्ज सरफेस एरिया, मोर प्लेटफॉर्म फॉर द रिएक्शन, सो हमारी रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। अब एक पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है लर्न करने के लिए, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा, सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है इसमें से जो बढ़ने से रेट को डिक्रीज कर रहा हो। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, कैटलिस्ट भी इंक्रीज करता है और सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तरह से मेरे सारे के सारे ये जो हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सो आई कैन से द कंसंट्रेशन, नेचर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट ऑल आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। जब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं बेटा, अगला आता है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन ध्यान से समझना, यहां से हमारा थोड़ा सा टिपिकल लेवल स्टार्ट हो रहा है। रेट लॉ एक्सप्रेशन मेरा क्या कहता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है अगर मेरा A मोल्स ऑफ A है और B मोल्स ऑफ B है और उससे C मोल्स ऑफ C बन रहा है, ठीक है, तो इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर द स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। दैट इज product of concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficients, or rate can be equal to k a to the power a and b to the power b, where k is rate constant. Very important concept। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ H2 प्लस I2 का जो 2HI बना रहा है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू के H2 इंटू I2। पावर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 ही है, तो 1 हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिनोट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द। ओके, सो नाउ अब जब हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी कर लिया, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि अगर मैंने किसी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ द stoichiometric coefficients of the reactant present in the rate law expression। मतलब कि अगर मुझे कोई रिएक्शन दी हुई है, पहले उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा ऐसे, और फिर उसका दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम कर दूंगा, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। सो डायरेक्टली आई कैन से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक टर्म और होती है जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। भाई एक रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट टेक पार्ट कर रहे हैं, वो मेरी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। सो इट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। ओके, दूसरी चीज, जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन है, इट कैन बी डिटरमाइंड ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही वैलिड है। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं ये भी समझो। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एलिमेंट्री और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप। एक ही स्टेप में जो खत्म हो जाती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। और जो एक से ज्यादा स्टेप्स लगते हैं, एक का प्रोडक्ट बना, फिर वो दूसरे के लिए रिएक्टेंट, फिर तीसरे के लिए, एंड सो ऑन, जो कई स्टेप्स में होती है, वो मेरी कहलाती है दूसरी वाली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब पॉइंट टू बी नोटेड, एक क्वेश्चन जो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस का बनता है, वो बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंशिएट करेंगे। सो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट तो हमारे फिक्स हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये है मॉलिक्यूलैरिटी और ये है ऑर्डर। वो 3 पॉइंट कौन से हैं बेटा, कि पहली चीज दोनों की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलैरिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन रिएक्शन और इट इज सम ऑफ stoichiometric coefficients of the rate law expression। दूसरा इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, दूसरा इसके अंदर आता है हमारे पास कि it is applicable only for elementary reactions and it is applicable for all reactions। ऑर्डर जो है हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, मतलब मुझे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो लेने ही पड़ेंगे रिएक्शन के लिए, लेकिन ऑर्डर कैन बी जीरो। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मेरा जीरो भी हो सकता है, 1 भी 2 भी, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट। कितने रिएक्टेंट के ऊपर मेरा मॉलिक्यूल की रिएक्शन डिपेंड कर रही है, वो मेरा मॉलिक्यूलैरिटी होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारा अगला टॉपिक खत्म होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का। ओके, अब हमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पता चल गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक कंसेप्ट बनाना है, जो कंसेप्ट मेरा क्या कहता है कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का क्या होगा और क्या उसकी यूनिट होगी, ठीक है। पहले हम यूनिट्स निकालते हैं, फिर हम इनकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस निकालेंगे बाय यूजिंग सम डेरिवेशंस। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का हमें पता है कि अगर कोई रिएक्शन R से P जा रही है, दैट इज रेट विल बी इक्वल टू K R⁻0। अब मैं ध्यान रखना, मैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल रहा हूँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल रहा हूँ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए पावर जीरो हो जाएगी। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, के R की पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो इसके लिए मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। वहीं जब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूँ बेटा, फर्स्ट ऑर्डर केस में
rate will be equal to k r to the power 1. फर्स्ट ऑर्डर है तो r की पावर 1 हो गया है, ठीक है. एंड रेट अगेन इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड. k मुझे निकालना है और r क्या है, r इज द कंसंट्रेशन. ध्यान रखना जब भी मैं ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी मैं लिखूंगा हमेशा मैं कंसंट्रेशन लिखूंगा उस रिएक्टेंट की. सो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 1 तो विल बी सेम. सो यहाँ से मैं जब मैं k निकालूंगा k विल बी इक्वल टू ये मोल टू मोल लीटर, k विल बी इक्वल टू सेकंड इनवर्स. एंड द लास्ट इज द सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर के लिए मैं लिख लूंगा आर पी रेट विल बी इक्वल टू k r टू द पावर 2. सो मोल पर लीटर पर सेकेंड k मोल पर लीटर का स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड मोल का स्क्वायर और पर लीटर का स्क्वायर. इट विल बी लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स. These 3 यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या होता है बेटा, जब आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दे देते हैं, वहां पे आपको मेंशन नहीं करेंगे ये कौन सा ऑर्डर है. तो आपने क्या करना है, आप रेट कांस्टेंट की यूनिट का पता लगा के आप ये पता लगा सकते हो कि मेरा कौन सा ऑर्डर है. अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर है तो 0 ऑर्डर. अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स है तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर. और अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट मेरी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो मेरा वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा. ध्यान रखना यूनिट्स मेरी तीनों की इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे वो मेरे 0 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएंगे. सेकंड ऑर्डर इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर द 12th एग्जाम. ये हायर स्टडीज में बीएससी और एमएससी लेवल पे आता है, तो वहां तक हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. सो लेट अस डिराइव द रेट कांस्टेंट फॉर द 0 ऑर्डर. ओके, नाउ लेट अस start the derivation for the rate constant for 0 order reaction. Now we know that for 0 order rate is product and rate is equal to k r to the power 0, and this rate by using the first method which we have studied in the previous, which we have studied initially, was minus dr upon dt will be equal to k r to the power 0. 1 होता है तुम्हें पता है, ठीक है. तो मैं लिखूंगा dr will be equal to minus k dt. अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म यूज करेंगे. जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट इस स्टेप को आप लर्न कर सकते हैं या डायरेक्टली आप कोशिश कीजिएगा समझने की. बहुत इजी, इतना हार्ड नहीं है. हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट बोथ साइड. जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर माइनस के डी टी. जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ऐसे ही रह जाएगा, माइनस के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी का, एंड इट विल बी आर माइनस के टी प्लस सी. ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. सो दिस इज द इक्वेशन बाय यूजिंग डेरिवेशन. ध्यान रखना डी आर का इंटीग्रेशन आर होता है और डी टी का टी होता है, और एक सी हमेशा एक कांस्टेंट लगता है जब भी एक इंटीग्रेशन करते हैं. तो अब हम मानते हैं यहाँ पे लेट इनिशियल concentration of reactant at time t equal to 0 be r naught. हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो उसकी r naught थी. इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1. जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के टी, और टी की जगह पे 0 प्लस सी. सो आई कैन राइट सी इज इक्वल टू आर नॉट. ये मेरी इक्वेशन निकली 2. तो अब मुझे क्या पता है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी 0 थी, दैट इज इनिशियल 0 टाइम पीरियड पे हम मान लेते हैं उस टाइम पे कंसंट्रेशन मेरी आर नॉट थी. ये सी की वैल्यू आर नॉट वाली जगह पे रखो, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1. सो ये मेरा बन जाएगा r माइनस के टी
प्लस आर नॉट और इट विल बी इक्वल टू के 1/t आर नॉट माइनस आर। ये मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी आप लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। एक पैरेलल टॉपिक और आता है कि कई बार हमसे पूछा जाता है कि हाफ लाइफ, ध्यान रखना हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है समझ लो। मान लो हाफ लाइफ का मतलब है ये डस्टर है, ये डस्टर मान लो 10 ग्राम का है, तो ये टूट रहा है, टुकड़ों में टूट रहा है, रिएक्शन चल रही है जो टुकड़ों में टूट रही है, कितने टाइम पे ये 5 ग्राम रह जाएगा, दैट मीन्स ये आधा कितने टाइम पे हो जाएगा। हाफ लाइफ उसको बोलते हैं जब उसकी कंसंट्रेशन जो हाफ हो जाए। तो अगर मैं हाफ लाइफ की डेरिवेशन करता हूँ, हाफ लाइफ, सो इट इज द टी हाफ, और यहाँ पे क्या होगा टी हाफ होगा, और यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन जो होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधी हो जाएगी, ठीक है। सो टी हाफ जो टाइम होगा वो मेरा टी हाफ हो जाएगा, और फाइनल कंसंट्रेशन आर इज माई फाइनल कंसंट्रेशन वो हो जाएगी आर नॉट बाई 2, इनिशियल के आधी हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो k विल बी इक्वल टू 1/t हाफ, दैट इज आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, एंड बाई सॉल्विंग दिस t हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। सो एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये मेरे पहले दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में कंसेप्ट में हेल्प करेंगे। Okay, so this is the overall derivation of the order rate of reaction। ये दो फॉर्मूले हमारे जीरो ऑर्डर के हैं। अब सिमिलरली विल स्टार्ट द डेरिवेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास R will be equal to P and rate will be equal to K R and rate is equal to minus dr upon dt, K R और dr upon R will be equal to minus K dt। Same again, integrating both side, इंटीग्रेट कर देंगे डी आर आर माइनस के डी टी, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा बेटा एल एन आर इजकल टू माइनस के टी प्लस सी। अगेन ये इक्वेशन 1 जैसे पिछले वाले में सॉल्व किया था, बस यहाँ पे हमारे पास वहाँ ये आर की टर्म खत्म हो गई थी, यहाँ पे 1/r dr का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है एल एन आर होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम वही सिस्टम, एट t इज इक्वल टू 0 r विल बी इक्वल टू आर नॉट, जो हमने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था, ठीक है भाई। जब टाइम पीरियड जब 0 था, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट मेरी क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो फाइनल कंसंट्रेशन पे आर रख देंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू एल एन आर नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी, और सी विल बी इक्वल टू एल एन आर नॉट, ये इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, पुट C इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास आ जाएगा एल एन आर नॉट विल बी इक्वल टू एल एन आर विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। अब के टी को उधर ले जाओ, के टी विल बी इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, एंड वी नो दैट log A माइनस log B will be equal to ln r naught upon r will be equal to kt। और जब मैं ln को log में कन्वर्ट करता हूँ, log बेस 10 के अंदर जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो आ जाता है it will be 2.303 log r naught upon r, और k will be equal to 2.303 upon t log r naught upon r। This is my final formula। सिमिलर टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका हम लोग वो निकालते हैं हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू क्या होगा, सेम वही यहाँ पे हाफ लाइफ टी विल बी इक्वल टू टी हाफ फॉर हाफ लाइफ,
टी विल बी इक्वल टू टी हाफ एंड आर विल बी इक्वल टू आर नॉट बाई 2। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, टी की जगह पे टी हाफ रख देंगे, तो टी हाफ रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ऑफ आर नॉट बाई 2। सॉल्व करोगे टी हाफ को उधर ले जाओ, 2.303 अपॉन के लॉग 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन के, यह आ जाएगा 0.693 अपॉन के इज इक्वल टू टी हाफ। ओके, अब ध्यान देना बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये नहीं आता कि डिराइव रिलेशन फॉर हाफ लाइफ, क्वेश्चन ये आता है कि प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दोगे तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैंसल आउट हो गई है, यहाँ पे कोई भी ना आर है ना आर नोट है, मतलब कि मेरा हाफ लाइफ जो है अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो वो किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के अंदर डिपेंड करता था, वो आता आर नोट बाई 2 के, वहां आर नोट था लेकिन यहाँ पे मेरा आर नोट ही था। तो ये एक डेरिवेशन है छोटी सी 3 स्टेप की जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, नहीं तो इनके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। सो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर और हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। सो हमने क्या किया है, हमने हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी, ये कंसेप्ट्स कर लिए हैं बेटा। ठीक है, तो मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है, अगली वीडियो में विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ओवर दिस डेरिवेशन, जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना शुरू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड आई विल हेल्प यू आउट फॉर दिस। थैंक यू सो मच।